हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि अपन हिंदी इंग्लिश इन सबको पढ़ते हैं वो ज़बरदस्त तरीके से, और क्लास 12 के अंदर भी मैंने आपके ये बनाए थे, क्लास 10th में भी लेखक परिचय वगैरह बनाए थे, लाखों बच्चों ने पसंद किया, और बस वही मेहनत मैंने आज की है, ये मेरी गारंटी है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे यहाँ से चाहे वो लेखक परिचय बोल दो, ठीक है, जीवन परिचय बोल दो, साहित्यिक परिचय बोल दो, कोई सा बोल दो, क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। वो भी आपकी बुक है क्षितिज, उसमें गद्य खंड भी है, काव्य खंड भी है, वो दोनों तीनों सारी बुक्स के बनाऊंगा, अलग अलग बनाऊंगा। आज अपन जिसकी बात करने जा रहे हैं वो लेखक परिचय है, आपके क्षितिज जो भाग 2 है बुक, उसमें जो गद्य खंड है, ठीक है, और ये 2024 का सिलेबस है, 24 में जो आएगा एग्जाम में वो है, जिसके अंदर आपके 6 चैप्टर ही बचे हैं, बाकी हटा दिए गए हैं। तो वो बिल्कुल डिटो 30% डिलीट होने के बाद में जो 6 चैप्टर बचे हैं उनके बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपके लिए प्रॉपर लेखक परिचय बनाए हैं। आपको मेरे साथ के साथ पहले समझना है, और मैंने बहुत वेरी फनी ट्रिक्स अप्लाई की है वहाँ पर रचनाओं में, क्योंकि रचनाएं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रिक अप्लाई करें तो वहाँ पर अपन ट्रिक से 2-4 लिख देंगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हालांकि अगर आप 3-4 भी लिख देते हैं तो अभी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ट्रिक्स हैं लगभग सारी उसमें कवर हो जाएगी। बस मेरे को ध्यान से आपको सुनना है, और ये वो सब्जेक्ट है जैसे साइंस, सॉरी SST साइंस में, तो मैथ साइंस में तो फिर भी ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट जो आपको परसेंटेज को बहुत अप करा सकते हैं। बात करते हैं अपन, पूरे 6 के 6 चैप्टर आपके इसी के अंदर कंप्लीट है, 1 शॉट है। पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसने लिखा है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश नाम है किसी बंदे का, स्वयं प्रकाश, ठीक है, ओके। पहले अपन थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, जीवन या लेखक परिचय जानेंगे कि हिंदी के कहानीकार स्वयं प्रकाश, इनका जन्म हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश MP में पड़ता है, आपको पता है इंदौर MP। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे, ठीक है। मतलब भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे की तो कहीं पर भी कंपनी में काम मिलेगा, जो भी इंजीनियरिंग करता है। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लगभग राजस्थान में बिताया, ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। मतलब लगभग अपना जीवन इन्होंने कहाँ व्यतीत किया, राजस्थान में व्यतीत किया। रहने वाले कहाँ के हैं, वो है आपके इंदौर MP, वहाँ पर जन्म हुआ। फिर सीधी सी बात है, इंसान अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए कुछ काम करता है, तो उन्होंने कुछ संपादन का काम किया। संपादन का मतलब एडिटर बने, एडिटिंग, जैसे न्यूज़पेपर की एडिटिंग होती है वैसे संपादन का काम किया वसुधा नामक पत्रिका में। जैसे हैं दैनिक भास्कर हैं, राजस्थान पत्रिका हैं, जब जो भी आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, पत्रिका जो होते हैं, वैसे ही उस टाइम पर एक वसुधा नाम का पत्रिका चलता था, उसमें इन्होंने एडिटिंग का काम किया, ठीक है। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उनको, देखो ये बहुत बड़ी बात है, एक तो लिखने का तरीका, और एक ये जितने भी टॉपिक है कि उनको कौन कौन से सम्मान मिले, बहुत बड़ी चीज़ है। पहल सम्मान मिला, वनवाली पुरस्कार मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये 2-3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो इनको मिले, इनसे इनको सम्मानित किया गया। अब इनकी मैं बात करूँ रचनाओं की, तो रचनाएं आपको हेडिंग लिखे, फिर नीचे अलग लिखना है भाई कहानी संग्रह है, या उपन्यास हैं, या कविताएं हैं, या पुस्तक हैं। इनकी 2 फेमस है, एक तो कहानी संग्रह और एक उपन्यास। इसको याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मैं कुछ फ़नी वे में आपको याद करवा देता हूँ। वो क्या फ़नी है कि आपको पता है कि नई नई सरकारें आती है, तरह तरह के वादे करती है। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो वो कहती है कि देखना आपके अच्छे दिन आएंगे। आपको पता है कौन सी सरकार कहती है अच्छे दिन लाने की बातें करती है, ठीक है। अच्छे दिन आए ये तो बिल्कुल एक सपना सा रह गया, अच्छे दिन तो किसी के नहीं आए, क्योंकि जो अपनी मेहनत का कमाई खाता है बस उसी के अच्छे दिन आएंगे, सीधी सी बात है। सरकारों के भरोसे तो आ जाए निकाल आए, ठीक है। यानी कि ट्रिक क्या बन जाएगी इसमें कि आदमी के अच्छे दिन कब आएंगे, ऐसा सूरज कब निकलेगा पता नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जब सूरज निकलेगा तो आदमी के अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। ये वाली बात है कि जब सूरज निकलेगा तब आदमी के अच्छे दिन आएंगे, मतलब वो ऐसा सूरज कब निकलेगा पता नहीं। यानी कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये एज इट इज लिखना। ये कहानियों के नाम है। पहली कहानी सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है, आदमी जात का आदमी, बस ये 3 कहानी संग्रह उनके थे, ठीक है। फिर उपन्यास लिखा इन्होंने, नॉवल, ये तो स्टोरी राइटिंग है। कहानी संग्रह का मतलब स्टोरी राइटिंग, उपन्यास का मतलब नॉवल। वो कौन सा लिखा, वो भी सीधी सी बात है, अच्छे दिन तो आए ही नहीं, और जिसके अच्छे दिन नहीं आएंगे सीधी सी बात है, घरों में ईंधन की कमी रहती है। ईंधन का मतलब है खाना पकाते हैं ना अपन, ईंधन से पकाते हैं, उसको बोलते हैं गैस या चूल्हा, वो सब ईंधन में आते हैं। तो हुआ क्या कि बीच में ईंधन खत्म हो गया,
इसलिए सारा का सारा नाश हो गया। नाश जानते हो ना, सत्यानाश हो जाना कि यार खाना इतना शानदार बन रहा था, बीच में ईंधन खत्म हो गया, क्योंकि इंसान का अच्छे दिन तो आ नहीं रखे, ठीक है। तो ईंधन बीच में ही खत्म हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया, नाश हो गया। तो ये सारी बातें आपको कनेक्टिविटी रखोगे तो बहुत कुछ, क्योंकि ये नाम नहीं याद रहते हर किसी को, और ये जब लिखोगे तो बहुत इफेक्ट जाएगा टीचर के ऊपर कि यार बहुत अच्छी तैयारी उसने की है। फिर आपको लिखना है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य की क्या विशेषताएं हैं कि स्वयं प्रकाश, ये नाम है राइटर का, ये मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितैरे थे। चित्र का मतलब होता है जो पेंटिंग करता है, चित्रकार। ध्यान रखना, इस चितैरे का मतलब क्या है, चित्रकार है, पेंटर है, पेंटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है, तो ये पेंटर है, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण का मतलब क्या होता है, जो ये जात पात के धर्मों पे या अलग अलग कैटेगरी वाइज लोगों के साथ शोषण होता है, खिलवाड़ होता है, उनके विरुद्ध चेतना है, लोगों को जगाना है। उनके लेखक ने हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पर जो भी भेदभाव हुए हैं उनके खिलाफ हमेशा ये अपनी साहित्यिक रचनाएं करते हैं। ऐसा अपने मन से लिखना है। क्या लिखना है कि स्वयं प्रकाश जो है वो मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितैरे हैं, मतलब मीडियम लाइफ जो अपन हर कोई जीते हैं वैसे लोग हैं, और जो भी ये समाज के अंदर जाति, धर्म, लिंग को लेके जो भी अलग अलग कैटेगरी में लोग शोषण करते हैं उनके विरुद्ध हमेशा अपनी रचनाएं करते हैं। कोई भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए, बातें कहते हैं। फिर अगली हेडिंग है भाषा शैली। तो मतलब जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं, पॉइंट लिखे, उनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तब जो भी आपके 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, फुल बटे फुल मिलेंगे, लेकिन छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। वे वर्ण्य विषय का ऊपरी ऊपरी वर्ण करने की बजाय सूक्ष्मता वे पर, मतलब जैसे मेरे को देख लीजिए आप, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जो भी टॉपिक कराते हैं ऊपर ऊपर से कभी नहीं पढ़ाते, बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, और वैसा ही ये भी करते थे। ये क्या लिखा हुआ है कि वे अपने विषय संसार के अनुरूप, मतलब वे वर्ण्य विषय को, वर्ण्य विषय का मतलब होता है जिसका डिस्क्राइब करना हो, वर्णन करना हो। वर्ण्य का मतलब क्या हो गया, वर्णन मतलब डिस्क्राइब। तो जिसका अच्छे से डिस्क्राइब करना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसका डिस्क्राइब करना जरूरी है, वर्ण्य विषय का ऊपरी ऊपरी वर्णन नहीं करते थे। ऊपरी ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता, बिल्कुल बिल्कुल गहराई से सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते थे। उनकी कहानियों में व्यंग्य की चेतना स्पष्ट सुनाई थी। व्यंग्य जानते हो ना, मतलब एक दूसरे पर टॉन्ट कसना, कहते हैं टॉन्ट कस दिया उसने, व्यंग्य किया है वैसे। तो ये बातों ही बातों में ऐसे व्यंग्य करते थे, ऐसे तीर मारते थे कि मतलब व्यंग्य होता था गजब का, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना नेताजी का चश्मा, जो आपको मेरे हिसाब से हाथों हाथ याद हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद है, वो गे में ओ की मात्रा, बे में छोटी की मात्रा है, बाल गोविंद भगत, और इसके राइटर है राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके मॉडिफाई करके लिखा है, इसलिए नहीं छोड़ना है। राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म हिंदी के निबंधकारों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार जिले के बेनीपुर नामक गांव में 1899, देखो खूब सारी बुक में 1899 लिखा हुआ है, किसी में 1902 लिखा, ज़्यादातर 1902 ज़्यादा है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा लिख देना, और या फिर कहीं के कन्फ्यूजन हो तो वैसे आपके डेट्स को लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब नंबर नहीं कटे जाते, ये बात है। एग्जाम में अगर भूल जाते हो, मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि जैसे एग्जाम के अंदर आपको ये डेट नहीं याद है बिल्कुल भी, तो गलत शब्द ना लिखना, इससे बढ़िया तो लिखना मत, ताकि कम से कम टीचर की नज़र से बच जाओगे आप, वरना गलत लिखा तो पक्का ही टीचर की नज़र पड़ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो जब नहीं याद हो छोड़ देना। सन 1920 में वे गांधी जी के द्वारा चलाई जा रही असहयोग आंदोलन में, आपको पता है गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920 में चलाया था। तो वहाँ पर उस आंदोलन में कूद पड़े, और स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने आजीविका के लिए, अब भाई जीवन यापन तो करना ही पड़ेगा, आजीविका मतलब अपना कुछ लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पत्रकारिता करी, ठीक है, पत्रकार होते हैं ना, मतलब जर्नलिस्ट, पत्रकारिता करी, कुछ साहित्य लिखा, नॉवल वगैरह लिखा, लिटरेचर लिखा, ठीक है, वो सब करा अपने आजीविका चलाने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये वैसे कोई डेथ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन इससे पहले भी याद कर लेते तो सफिशिएंट इनफ है। रचनाएं देखो, रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले अगर इतने सारे लिख देते हो मज़ा आ जाएगा। आपको पता है कि सरकारें खूब बनी, मैं थोड़ी पॉलिटिको टच में करते हुए बातें ज़्यादा समझाना चाहूँगा।
सरकारें देश में कितनी बन जाओ, लेकिन किसानों की सोचने वाली कोई भी सरकार आज तक नहीं बनी। ये आपके सामने आपने देखा भी, किसानों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है आज हमारे देश में। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है किसान, फल कुछ नहीं मिलता, और ये भ्रष्टाचारी लोग जितने नेता अफसर आपस में मिलके खा खो किसानों को सत्यानाश कर देते हैं। फसल की रेटें बढ़ती नहीं है, महंगाई हर चीज़ की बढ़ रही है, लेकिन किसानों के दाम नहीं बढ़ते। तो वैसा ही है, ये किसान की बात भी ऐसा ही है कि माटी की, पहले एक बार बताता हूँ मैं आपको, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, गेहूं और गुलाब निबंध है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीर और दीवारें संस्मरण है, और पतितों के देश उपन्यास है, चीता के फूल कहानी, नेत्रदान नाटक है। थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हुआ क्या, अब माटी का मतलब है मिट्टी, तो मिट्टी में किसान पे ले रहा हूँ, आपको किसान लिखना नहीं लेकिन सोचना है कि मिट्टी में गेहूं पैदा करने के लिए, ठीक है, अब मिट्टी में गेहूं पैदा किए, लेकिन मिट्टी में गेहूं पैदा हुए नहीं, ध्यान समझना, मिट्टी में गेहूं पैदा नहीं हुए, इसलिए पैरों में जो है जंजीरें बंध गई, ठीक है, जंजीरें बंध गई पैरों में, ठीक है, इतनी हालत हो गई उसकी। और देखो फिर फाइनली सीधी सी बात है, वो चीता में जो नेत्रदान करके फाइनली कि चल मेरी आंखें निकाल ले यार, कर्जा हो गया उसके, तो नेत्रदान कर दिया और चीता में जल गया। ऐसा है हमारा देश, मतलब पूरा का पूरा इसका नाश हो गया, पतितों का देश का पतन हो गया, नाश हो गया। क्योंकि जब किसान रोता है तो ऐसा मान लीजिए कोई किसान, मतलब फिर देश का विकसित होना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आपको अंदाजा लगाना ताकि बातें याद आ जाएगी। मैंने कहा कि जो किसान है उसने गेहूं, मिट्टी में गेहूं पैदा किया, लेकिन गेहूं पैदा नहीं हुआ, तो पैरों की जंजीरें बंध गई, पैरों की जंजीरें बंध गई। और फिर जंजीरें बंधने से आपको पता ही क्या होगा, दीवार के सहारे जंजीरें को बांध देता है, तो पैरों की जंजीरें बंध गई, तो वो सीधी सी बात है, नेत्रदान किया और चिता में मतलब जल गया, ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके से हमारे देश का नाश हो गया अगर ऐसे किसान मरेंगे तो अब आपको ये तो चलो एक साथ सारे नाम याद हो गए, अलग अलग भी करना चाहो तो भी एक ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको कि रेखा, माटी में रेखा खींची, तो माटी की मूर्तें जो है वो रेखा चित्र है, रेखा चित्र इसका। गेहूं और गुलाब, ये क्या है कि गेहूं और गुलाब में वो मतलब ऐसा मान लीजिए कि बंधन है, ये बंधन है किसान का, गेहूं पैदा करना एक बंधन है, उसको ये चीजें मतलब पैदा करनी पड़ती है, वरना कमा के क्या खाएगा, बंधन है उसका, ठीक है। और आप खुद सोचो कि यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा का वर्णन। भाई ये क्या थे, जो बाल गोविंद भगत थे, इनको यात्रा करना बहुत शौक था, ठीक है, तो ये यात्रा करते थे, तो पैरों में पंख बांध कर इस नाम का एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यात्रा वृत्तांत का मतलब है जर्नी का डिस्क्रिप्शन करना, यात्रा का वर्णन करना, कि कहीं पर घूमने जब गए थे वहां का वर्णन किया उन्होंने, उसका किस नाम से, पैरों में पंख बांधकर। तो मतलब क्या हुआ कि जब यात्रा करते हैं तो पैरों से ही तो करते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत हो गया। जंजीरें और दीवारें, तो दीवार के जंजीरें बांध दी तो उसका मरण हो गया, तो ये संस्मरण है, संस्मरण। वैसे ही इस तरीके से इस पतितों के देश, मतलब इस देश का पतन हो गया, मतलब नाश हो गया, उपन्यास हो गया। चीता के फूल, अब चीता के फूल ये कहानी है, ठीक है, चीता के फूल एक कहानी की, भाई एक किसान कैसे चीता में जल गया, इस पर एक कहानी बनी, ठीक, कहानी लिखी गई। और फिर लोग इस नेत्रदान जब के लोगों का कर रहा है नाटक फालतू, कहेंगे नेत्रदान कराइए, ऐसे ही करें, मतलब ये कौन कह रहे, नेता वगैरह कह रहे हैं, नेता को किसान पे दया नहीं आती कभी। किसान ने जब अपने आंखें दे दी फिर भी नेता क्या करेंगे, नाटक कराइए, मतलब नेत्रदान एक नाटक लिखा। तो ये कुछ तरीके हैं याद करने के, वरना नहीं याद आएंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये सब अप्लाई करना। साहित्यिक विशेषताओं में क्या है, रामकृष्ण बेनोपरी स्वतंत्र सेना, ये तो आपको बताइए, ये स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह की तरह। क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसे एक आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया देश के लिए, जेलें भुगती, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है, ये धाराएं लिखी हुई, देखो मैं एक बार नीचे कर देता हूँ उसको, ये लो, धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का स्वर है, बिल्कुल। रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी, मतलब बच्चों थोड़े बाल सुलभ वाले भी, कि बच्चे सुधरे, युवा पीढ़ी सुधरे, उनका भी थोड़ा बहुत हमें दर्शन मिलता है। फिर बात आती है भाषा शैली की, तो बेनीपुरी जी ने अपनी कृतियों में भावों तथा पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, मतलब जैसी जरूरत थी इस इनके निबंधों को, इनके कहानियों को, वैसे भाषा का प्रयोग किया, अनुकूल प्रयोग किया है। उनकी सरल और स्वाभाविक खड़ी बोली है बेसिकली, ठीक है, और तत्सम तद्भव उर्दू सब भाषाओं का उन्होंने साथ साथ में मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयोग किया है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि तत्सम भाषा, खड़ी बोली, उर्दू, इन सब भाषाओं के मिश्रण का प्रयोग भी इन्होंने जगह जगह पर किया है। ये थोड़ी इनकी भाषा शैली हो गई। मतलब एक राइटर जो होता है उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, क्या उनकी कौन लैंग्वेज रही, भाषा शैली रही, वो सब लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, भाषा शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लखनवी अंदाज,
जिसके राइटर है यशपाल। ठीक है, यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में एक जगह पड़ती है फिरोजपुर छावनी, फिरोजपुर कैंट। ठीक है, ये जगह पड़ती है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। याद हो जाता तो ठीक है, वरना माता पिता का नाम याद करना जरूरी नहीं है। फिरोजपुर से इन्होंने मैट्रिक प्रथम श्रेणी, मैट्रिक का मतलब होता है 10वीं क्लास। ठीक है, मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई करी। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो आर्ट्स लेते हैं 11th 12th वो फिर बीए करते हैं। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब लाहौर के अंदर नेशनल कॉलेज में बीए जब कर रहे थे, वहीं पर आपको पता है हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको सीधी सी बात है, जब आप स्वतंत्र सेनानी बनोगे तो जेल की यात्रा तो करनी पड़ेगी, तो इनको भी जेल जाना पड़ा और इनकी मृत्यु है जो 26 दिसंबर 1976 को हो गई। वैसे मृत्यु ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब आती है रचनाएं। रचनाओं में थोड़ी इंपॉर्टेंट है कहानी संग्रह। इनके बहुत बड़े, मतलब ऐसा मान लीजिए कि राइटर हुए हैं ये। कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे, नाटक लिखे। ठीक है, इनको मैंने याद करने के लिए आपके लिए प्रयास किया है, कुछ ट्रिक बनाई है। जैसे कि कहानियाँ कौन कौन सी लिखी, तो मैंने ट्रिक बनाई है कि दुलिया की माँ वा दुलिया, पहले एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। वा दुलिया, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान। ट्रिक क्या बनेगी इस भाई, इतने सारे नाम याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ट्रिक कर लोगे तो थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती रहेगी तो नाम याद रहते रहेगी। याद तो करना है इनको, उत्तमी की माँ, वा दुलिया, लेकिन अगर एक एक शब्द मिल जाएंगे वहां पर हिंट मिल जाएगी तो अपन पूरा लिख देंगे। हुआ क्या, दुलिया की माँ यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी ट्रिक यहां लिख रहा हूं कि दुलिया की जो माँ है, दुलिया की माँ ने सच बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, ट्रिक है ना, सच बोलने के लिए क्या करा, दुलिया की माँ ने सच बोलने के लिए ज्ञान, तर्क, ज्ञान व तर्क, ज्ञान व तर्क, ध्यान रखना है ना, ज्ञान व तर्क का धर्म युद्ध कर दिया। ठीक है, ज्ञान व धर्म का, सॉरी, ज्ञान व तर्क का धर्म युद्ध कर दिया। ठीक है, इसलिए उसको, इसलिए दुलिया की मां को, ठीक है, इसलिए दुलिया की मां को फूलों का कुर्ता पहनाकर पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर याद कर लोगे तो सारे नाम याद आ जाएंगे। थोड़ी ट्रिक जरूरी भी होती है, वरना याद नहीं आते इतने सारे नाम। हुआ क्या कि दुलिया की मां ने सच बोलने के लिए, कि बस मेरी बात सच होनी चाहिए, जबकि बात भले ही झूठी क्यों ना हो, सच बात को साबित करने के लिए दुलिया की मां, दुलिया से वा दुलिया, मां से उत्तमी की मां, सच बोलने के से लिए मतलब सच बोलने की भूल, सच बोलने के लिए ज्ञान व तर्क का धर्म युद्ध, ठीक है, कर दिया। इसलिए लोगों ने फूलों का कुर्ता पहनाकर पिंजरे में बंद कर दिया उसको। ठीक है, कि धर्म युद्ध कराने वाली तो यहां नहीं रह सकती। समझ में आ गई? तो ऐसे ट्रिक जब अप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी कहानियां उसमें एक एक शब्द पकड़ लो, याद हो जाएगी। जैसे कि पिंजरा है तो पिंजरे से पिंजरे की उड़ान याद आ गई। ठीक है, ऐसे एक एक वर्ड याद करना है। निबंध, निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में चक्कर क्लब देखा समझा। अब देखो, जब कोई इंसान कहता है ना कि रे बात को समझ भाई, न्याय हो जाएगा, समझा कर बात को, अगर ये बात किसी को हो तो इंसान मानता है कि हाँ यार ठीक है मान लेता हूं। तो हुआ क्या कि जब न्याय की बात चली ना भाई, न्याय के चक्कर में, ध्यान रखना इसकी छोटी सी ट्रिक है, न्याय के चक्कर में, न्याय के चक्कर में बात को सोचा समझा, न्याय के चक्कर में, या बात को सोचा समझा बोल दो, चाहे बात को देखा समझा बोल दो। ठीक है, बात को देखा समझा। ठीक है, न्याय के चक्कर में बात को देखा समझा, वरना देख भी नहीं रहा था, समझ भी नहीं रहा था। लेकिन जब कहीं ना कह रहा तेरा न्याय हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, उसको जस्टिस मिल जाएगा, तो न्याय के चक्कर में, न्याय के चक्कर में बात को देखा समझा।
समझ में आ गई? एक एक शब्द से पूरी पूरी निकल के आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। फिर उपन्यास। उपन्यास में क्या हुआ कि झूठा सच, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात आदि, ये इसने उपन्यास लिखे। तो हुआ क्या, इसको ध्यान समझना। उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट। झूठा सच, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी तेरी, उसकी बात। तो इसको ध्यान समझो कि एक ही तरीका है क्या, कि मेरी, ठीक है ना, मेरी तेरी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी? कामरेड पार्टी। एक तो होती है कांग्रेस पार्टी, वैसे कांग्रेस से कामरेड कर लेना, ठीक है, कि मेरी तेरी कामरेड पार्टी झूठी, ठीक है, कि मेरी तेरी कामरेड से दो कामरेड हो जाएंगे, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। तो मेरी तेरी कामरेड पार्टी झूठी, ठीक है, झूठी निकली, इसलिए सारा का सारा नाश हो गया। अब नाश से उपन्यास, समझ में आ गई ना? तो मेरी तेरी पार्टी, कौन सी? कामरेड पार्टी, मेरी तेरी कामरेड पार्टी झूठी निकली, इसलिए नाश हो गया। ठीक, ओके। अब है संस्मरण। संस्मरण तो सिंहावलोकन, गांधीवाद का शव और चिंता, ये संस्मरण है, यानी कि सीधी सी बात है मरण, संस्मरण, गांधीवाद का शव, जब मृत्यु होती है तभी शव होता है। चिता है तो चिंता, लेकिन चिता आपको याद, चिंता याद कर लेना। सिंहावलोकन मतलब यहाँ से, वैसे तो सिंह का अवलोकन होता है, लेकिन ऐसा मान लो कि यहाँ से चले जाना, ऐसा करके मतलब वो अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, जब मरण होता है तभी होता है। फिर नाटक। नाटक ये देखो, नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड़बाई, दर्द दिल। अब क्या हुआ कि दिल में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है, और वो आपको पता है कि दिल में दर्द काफ़ी कारणों से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दर्द हो रहा था उसका पता नहीं चल रहा था कि यार क्या इश्यू है, मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक काम किया उसने कि उसने गुड़ का नशा किया। गुड़ जानते हो, गुड़, गुड़ खाया, गुड़ खाया। तो गुड़ का नशा करने से, गुड़ का नशा करने से दिल के दर्द की परख हुई। परख का मतलब पता चलना, भाई परख का मतलब पहचान होता है। तो गुड़ का नशा करने से दिल के दर्द की परख हुई। लोगों ने कहा फालतू के नाटक कर रहा है, गुड़ खा रहा है, तो ये हो गए नाटक, ठीक है। तो गुड़ का नशा करने से दिल के दर्द की परख हो गई, ठीक है, ये नाटक हो गया। बाकी साहित्यिक विशेषताएं देखो कि यशपाल जो मार्क्सवादी थे, देखो अपन अभी तो आप 10th क्लास में हो, छोटे हो, आपको नहीं पता, मार्क्सिस्ट थ्योरी होती है, मार्क्सवादी लोग होते हैं। आगे आप लेनिन की थ्योरी पढ़ोगे, अरस्तु, प्लेटो, ये सब आएंगे। ये अपने बहुत बड़े राजनीतिज्ञ में पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक को समझने वाले लोग हुए हैं, दर्शन फिलोसॉफी को समझने वाले लोग हुए हैं, दर्शन शास्त्री हुए हैं। इनकी अलग अलग विचारधाराएं, आइडियोलॉजी है, ठीक है। कुछ लोग मार्क्स को मानते हैं, कुछ लोग अरस्तु को मानते हैं, कुछ लोग प्लेटो को मानते हैं, ये आगे की बातें हैं, अभी आप छोटे हो, लेकिन इतना सा मानो कि यशपाल थोड़े मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखी, ठीक है। इकोनॉमी मतलब कि पैसा होना चाहिए, आर्थिक स्थिति मैन सही होनी चाहिए, और आर्थिक स्थिति से इंसान की सही होगी तो बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत स्टोरी लिखी। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का, विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। इसको आप इजी बना सकते हो, अगर आपको ये मुश्किल पड़ता है। देखो हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी मुश्किल लग सकती है कि विडंबना वगैरह क्या होती है, लेकिन सुन रखा होगा कि इन्होंने जो है आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन को ये कहा कि ये विडंबनाओं से भरा जीवन है, लोग लालच के लिए कुछ भी कर रहे हैं, फालतू की विडंबनाएं हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। यथार्थवादी होने के, ये फैक्चुअल बातें करते थे, यथार्थवादी का मतलब फैक्चुअल बातें करते थे। तो यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है, कि समाज में जितने भी आलोचनाएं, मतलब तरह तरह की रीति रिवाज वगैरह फालतू के बोले, चौचले है सब, ठीक है, इनका कहा है। और उन लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है, मतलब लोग फालतू में अपनी झूठी शान करने के लिए, ऐसा मान लो कि जो भ्रष्ट आदमी है, वो भ्रष्ट आदमी चाहे अपनी शान कितनी बढ़ा लो, लेकिन अपन को हकीकत पता है कि पैसा कहाँ से आया, ठीक है, मेहनत का पैसा अलग होता है, वो पैसा अलग होता है। और लास्ट अपन लिखना भाषा शैली। तो यशपाल की भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। विषय के अनुरूप उन्होंने उर्दू अंग्रेजी शब्दों का मिक्स प्रयोग किया है, ठीक है। ये यशपाल जी हो गए, लखनवी अंदाज। अगला है एक कहानी ये भी। राइटर कौन है? मन्नू भंडारी। राइटर कौन है? मन्नू भंडारी। तो देखते हैं, मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार है। उनका जन्म 1931 में एमपी मध्य प्रदेश, वापस मंदसौर जिला है, वहाँ पर एक भानपुरा गांव है, वहाँ हुआ। उनकी स्नातक मतलब ग्रेजुएशन 15वीं पास, ग्रेजुएशन तो 12th के बाद में 3 साल की होती है,
वो अजमेर से हुई, अपने राजस्थान अजमेर से, ठीक है। और राजस्थान अजमेर में आपको पता है यूनिवर्सिटी MDSU, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो स्नातक शिक्षा अजमेर राजस्थान से हुई। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में MA किया, हिंदी लिटरेचर से MA किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। और उसके बाद में दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज, ये तो सुन रखा होगा, फेमस कॉलेज है, मिरांडा हाउस कॉलेज में टीचिंग का मतलब अध्यापन किया। और अवकाश प्राप्ति के बाद अब वे स्वतंत्र लेखन, मतलब जैसे ही रिटायरमेंट लिया, अवकाश प्राप्ति मतलब छुट्टी मिल जाना, रिटायरमेंट लेने के बाद में अभी ये राइटिंग का काम कर रही है, स्वतंत्र लेखन में राइटिंग का काम कर रही है। और हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव इनके हस्बैंड है, वो भी प्रसिद्ध कहानीकार है, ठीक है। ये हो गया। अब रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाओं में इन्होंने भी कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखा है, पटकथाएं लिखी है। पटकथाएं मतलब जो पर्दा चित्रण होता है, इज लाइक मूवी, ठीक है। पुरस्कार, इनको भी खूब पुरस्कार भी मिले। किसी किसी को पुरस्कार ज्यादा मिले तो पुरस्कार मैंने अलग से पॉइंट बनाया है, ठीक है। ज्यादा अकादमी पुरस्कार जो नहीं मिले वो नहीं यूज किया है। कहानी संग्रह में देखो, आंखों देखा झूठ। अब ये क्या, देखो हुआ क्या, ये इनकी कहानी संग्रह में आपको याद करवा देता हूँ हाथों हाथ ही। ये मनु भंडारी एज लाइक ऐसा मान लो कि कोई गवर्नमेंट बड़े अधिकारी के ऑफिस में गई, ठीक है। बड़े बड़े अफसर होते हैं, कुछ अफसर बहुत ईमानदार भी होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटिशियन का, राजनीतिक नेताओं का प्रेशर इतना होता है कि कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मतलब वो कर नहीं सकते, क्योंकि नेता तो नेता है, वो उनको दबा लेता है। तो मनु भंडारी, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है, क्या कि नेता और ये जो अफसर आपस में मिले होते हैं, ठीक है, इनकी सांठगांठ होती है और ये दुनिया जनता को लूटते हैं। तो हुआ क्या, आंखों देखा झूठ। अब उस अफसर को पता है कि ये तो यार गलत साइन करवा रहा है, तो झूठ है। आंखों देखा झूठ उसको कह रहा है कि नहीं यही सच है। आंखों देखा झूठ और अफसर क्या कह रहा है कि नहीं नहीं यही सच है, ठीक है। इसलिए मनु भंडारी कहती है कि जब मैंने कहा कि नहीं यार आंखों देखा झूठ बोल रहे हो, जबकि तू कह रहा है यही सच है, मैं तो हार गई, ठीक है। मतलब आंखों देखा झूठ, वो कह रहा है यही सच है, इसलिए मैं तो हार गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक ही थाली के, अपन कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो एक थाली का प्लेट ले लो आप, प्लेट नाम दे दो थाली का। तो एक ही प्लेट के ये सैलाब है, त्रिशंकु है, ये एक ही प्लेट के त्रिशंकु है, ये जुड़े हुए आपस में है ये, ठीक है। कौन बन गया इनका एक, ये ध्यान रखना। और उपन्यास तो है आपका बंटी महाभोज, ठीक है। ये तो कह रहे हैं इजी हो जाएगा कि आपका बंटी महाभोज उपन्यास लिखा इन्होंने। पटकथाएं देखो, जो फिल्म और टेलीविजन धारावाहिक होते हैं ना, फिल्म मूवी मान लीजिए, या जो टेलीविजन में सीरियल चलते हैं, धारावाहिक बोलते हैं हिंदी उनको, उनके लिए इन्होंने लिखा है रजनी, स्वामी, निर्मला और दर्पण। ये चार बेसिकली पटकथाएं भी वेरी फेमस है, इसीलिए मनु भंडारी को पुरस्कार बहुत मिले हैं। हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय परिषद पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ये पूरे के पूरे आपको लिखना है, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं देखें तो मनु भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का बिल्कुल, मतलब जो सोशल लाइफ है, इनका साफ साफ चित्रण देखने को मिलता है कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, कैसे समाज चलता है, कैसे अफसर, कैसे नेता, मतलब इस तरह का जो चिंतन है। उन्होंने स्त्री मन से, सीधी सी बात है, खुद एक स्त्री हैं, तो स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को उनकी अभिव्यक्ति की है। पारिवारिक जीवन में कैसे स्त्री रहती है, कैसे परिवार चलाती है, वो पारिवारिक जीवन की कुछ बातें रखी है। और हर तरह के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां, मतलब हर खूब सारे, आपको पता है समाज में अलग अलग तरह की विसंगतियां भी है। बहन बेटी में, मतलब बेटियों में अलग फर्क समझते हैं, बेटियों को पढ़ाने नहीं देते, कुछ कुरीतियां भी है, उनमें कुछ विसंगतियां, उनको सबको अभिव्यक्त करने की मतलब इनको मतलब कोशिश करी है। भाषा शैली, तो भाषा जनता की करीब की भाषा है, सीधी सी बात है, आप देख सकते हो, भाषा बिल्कुल जनता के करीब की भाषा है। इससे उनको जब हम मनु भंडारी को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई सखी का मतलब कोई सहेली, कोई हमारी फ्रेंड, ठीक है, अपने जीते जागते और भोगे हुए अनुभवों की पीड़ा व्यक्त करी हो। ऐसा लगता है जैसे इसने खुद ने ऐसा दर्द सहा हो, बिल्कुल ऐसा लगता है। यानी कि ऐसा मानो हमारी कोई सखी, मतलब हमारी कोई सहेली अपने जीते जागते और भोगे हुए, उसने भुगता हो, जैसे ऐसे कोई अनुभव की पीड़ा व्यक्त करी हो, ऐसा लगता है इनके कहानियों को, इनके उपन्यास को पढ़कर। वे नगरू महानगरू में प्रचलित शब्दों को खुलकर प्रयोग करती है। ये देख लो भले, जो नगरों में प्रचलित शब्द है कि आंखों देखा झूठ, ये वो शब्द यूज करती है जो वाकई वहां पर प्रचलित है, वहां पर चलते हैं, ठीक है। तो वेरी इजी ये मनु भंडारी वाला टॉपिक। और अगला है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र इनके राइटर हैं। तो देखो,
युवा साहित्यकार यतेंद्र मिश्र, इनका जन्म 1977 में अयोध्या यूपी में हुआ। अयोध्या यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पर आपको पता है यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया, विश्वविद्यालय से मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया हिंदी में। और सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास जिसका नाम है विमला देवी फाउंडेशन, वह साहित्य भी है, साहित्य नामक है अर्धवार्षिक पत्रिका, इनका संपादन कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये पत्रिका चलता है साहित्य, ये अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने में एक बार आता है, हाफ ईयरली, ठीक है। और एक है सांस्कृतिक न्यास जिसका नाम है विमला देवी फाउंडेशन, इनके अंदर ये अभी काम कर रहे हैं, एडिटर का काम कर रहे हैं, संपादन का काम कर रहे हैं। और द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन तथा थाती का संपादन, मतलब ये द्विजदेव ग्रंथावली का मतलब जिसमें ग्रंथ लिखे होते हैं उनका तो सह संपादन का मतलब है किसी की हेल्प कर रहे हैं, इनके साथ में और भी कोई संपादन कर रहे हैं तो नाम आ गया सह संपादन, एडिटिंग काम कर रहे हैं। और एक है थाती, इसका तो खुद ही संपादन करें, एडिटिंग कर रहे हैं। रचनाओं में क्या है, तो काव्य संग्रह इनके तीन काव्य संग्रह हैं। अयोध्या, जहां पर इनका जन्म हुआ, तो सीधी सी बात है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यदा कदा और ढ्योढ़ी पर आलाप। तो आपको इजीली याद करना है, आपको पता है अयोध्या बहुत फेमस जगह है, तो अयोध्या पर हर किसी की ड्यूटी नहीं लगती, यदा कदा ड्यूटी लगती है। तो अयोध्या में यदा कदा ड्यूटी, ठीक है, लगती है, समझ ढ्योढ़ी पर आलाप। तो यह हो जाएगा काव्य संग्रह। पुस्तक इन्होंने एक बुक लिखी है गिरिजा, ठीक है, बुक का क्या नाम है, गिरिजा नाम की बुक लिखी है। और इनको सम्मान बहुत मिला है, भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान, इनके डिफरेंट तरह के इनको पुरस्कार मिले जो बहुत फेमस होते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में देखें तो यतेंद्र मिश्र ने अपनी रचनाओं में समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया है। समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, उन सब पहलुओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज के अनेक भावुक प्रसंगों को बड़ी सहजता से दिखाया है, बड़े सहजता से शब्दों को पिरोया है, पिरोया लिख दो चाहे, बड़ी सहजता से दिखाया है समाज के अंदर कौन कौन से ऐसे भावुक पल है, ठीक है, उनको बिल्कुल आराम से दिखाया है। भाषा शैली, तो यतेंद्र मिश्र की भाषा जो है एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, सहज, प्रसंगों का अनुकूल तथा खड़ी बोली। जैसे अपने राजस्थान की मैं बात करूं तो अपने भरतपुर साइड में खड़ी बोली बोली जाती है, देश में बात करूं तो हरियाणा यूपी इनकी खड़ी बोली है, ठीक है, मतलब ये मुंह बोल देते हैं जो भी है, वैसे खड़ी बोली है थोड़ी, मतलब इतना सॉफ्टनेस थोड़ा कम होता है, खड़ी बोली है, ठीक है, ये हो गया। और अपना लास्ट चैप्टर है संस्कृति, इसके राइटर आनंद कौशल्यायन, ठीक है, आनंद कौशल्यायन, इनके भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है बदंत, पूरा नाम है बदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। इनका जन्म 1905 में पंजाब में अंबाला जिले के सोहना गांव में हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम था हरनाम दास, ठीक है ना। और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने बेसिकली बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध बन गए थे, ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। फिर बौद्ध भिक्षु बने तो ये क्या एक्चुअली जो ऐसे लोग होते हैं जो धर्म चेंज कर लेते हैं या फिर बौद्ध बन जाते हैं, मतलब उसका है कि बस इनको कोई मतलब ज़्यादा मोह माया से नहीं रह जाता। फिर ये लेकिन एक चीज़ है इनकी, ये गांधी जी से थोड़े इफेक्ट थे, गांधी जी से थोड़े प्रभावित थे। तो जो बंदा गांधी जी से प्रभावित होता था वो गांधी जी के पास चला जाता, और गांधी जी तो काम वो अपना रैली धरना देना, तो आ जाओ मोस्ट वेलकम। तो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे और वे उनके संग वर्धा, एमपी में जगह पड़ती है वर्धा में रहे और विश्व भ्रमण करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का विकास कैसे उसके लिए खूब प्रयास किए। और वे राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति से जुड़े रहे, जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, वो एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इससे भी जुड़े और 1988 में उनका देहावसान हो गया। रचनाएं हम देखें तो रचनाएं तो इनकी पुस्तकें फेमस है, पुस्तकें बहुत फेमस है। क्या नाम है, तो मैंने अभी ट्रिक बनाई है इसके अंदर। आपको पता है कि बौद्ध भिक्षु थे, सीधी सी बात है, बाबा थे, भिक्षु थे। तो यहां से आप देख सकते हो बाबा से, यदि बाबा ने, पहले एक बार बोल के सुनाता हूं, भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, ठीक है, बहानेबाजी, यदि बाबा ने होते, रेल का टिकट, या फिर यहां क्या देखा, ये सब फुल फॉर्म में है। अब मैं आपको ट्रिक पे ले जाता हूं, ये बाबा से बनाना है आपको कि बाबा, ध्यान रखना,
बाबा और वो है भिक्षु। ठीक है, बाबा क्या है, सीधी सी बात है, बाबा तो भिक्षु होता है, भिखारी होता है। तो बाबा भिक्षु जो है वो रेल में चढ़ गया। बाबा से तो यदि बाबा नहीं होते, भिक्षु से भिक्षु के पत्र हो गए। ठीक है, बाबा भिक्षु या भिक्षु बाबा एक ही बात है, भिक्षु बाबा बोल दो चाहे बाबा भिक्षु बोल दो एक ही बात है। बाबा भिक्षु जो हैं वो रेल में या फिर ऐसा मान लो कि रेल का टिकट लेना भूल गया। बाबा भिक्षु रेल का टिकट लेना भूल गया, रेल का टिकट जो है वो लेना भूल गया। ठीक है, रेल का टिकट लेना भूल गया। अब मेरी बात को समझना है ना, हाथों हाथ याद हो जाएगी। बाबा से तो बाबा यदि बाबा ने होते, भिक्षु से भिक्षु के पत्र, रेल का टिकट से हो जाएगा रेल का टिकट, तो रेल का टिकट ही है। भूल गया से हो जाएगा जो ने भूल सका, है ना। तो बाबा भिक्षु रेल का टिकट लेना भूल गया। अब सीधी सी बात है, रेल का टिकट भूलेगा तो अंदर कौन आएगा, टीटी आएगा। टीटी क्या है, वो मिस्टर दिखा टिकट। तो मिस्टर के पास टिकट नहीं था, तो थोड़ा क्या है कि जो टीटी था उसने कहा कि यार ज़्यादा बहानेबाजी मत कर। बाबा थे, इसने कहा अरे मैं तो बाबा हूँ, मैंने टिकट लिया था यार, लिया था टिकट, ऐसी बात नहीं, टिकट लिया था। तो ध्यान रखें, टीटी ने कहा ओ मिस्टर ज़्यादा बहानेबाजी मत कर, ये वो थोड़ा सा तू तुरा कैसे बोल गया। तो ये बाबा भिक्षु थे, इसने कहा कि यार मेरे साथ में, मैं तो बाबा हूँ, भिक्षु हूँ, मेरा तो मैं जहाँ जाता हूँ सम्मान होता है, ऐसी दरिद्रता मेरे साथ में, ऐसी दरिद्रता, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है, ये सब इजी बना ले। तो मतलब थोड़ा आप ऐसा अगर सोचोगे थोड़ा तो बहुत इजी चीज़ें निकल के आ जाएगी। भाई बाबाओं का बड़ा सम्मान होता है, ठीक है, लेकिन नहीं, टीटी ने कहा कि ज़्यादा नाटक मत कर, ज़्यादा बहानेबाजी मत दिखा। तो इसने कहा कि ओहो ऐसी दरिद्रता, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब ये क्या देखा। तो ये सब पुस्तकें हैं इनकी साहित्यिक विशेषता में कि भदंत आनंद कौशल्या ने गांधी जी के साथ लंबा समय बिताया। तो सीधी सी बात है, जो बंदा गांधी जी के साथ में रह जाएगा तो गांधी जी का असर होना तय है। तो गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रभाव लेखक की रचनाओं पर मिलता है। मतलब जितनी भी रचनाएं करी है, जो भी चाहे वो कविताएं लिखी, पुस्तकें लिखी, सब में गांधी जी का असर है। अहिंसा के पुजारी रहो, शांत रहो, गुस्से वाले मत रहो, वो सब बातें। ठीक है, वे देश विदेश में भ्रमण करते रहे और जब भ्रमण करे, घूमे, तो उनकी अनुभव को व्यापकता से उन्होंने काव्य की सृजनात्मक में वृद्धि की। मतलब कि जैसे कोई बंदा घूमता है ना, तो वहाँ से तरह तरह के एक्सपीरियंस लेता है लोगों से, उन एक्सपीरियंस को अपने बुक्स में सजा के संजोता है, पिरोता है, वो हमें मिलता है। भाषा शैली, तो कौशल्यानंद जी की भाषा सरल है, बिल्कुल सहज है और आडंबरहीन है, फालतू के पाखंड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और लेखक ने सरल सी बात को बड़ी साहित्यिक शैली में व्यक्त किया है। उनकी भाषा को जन भाषा कहा जाता है। जन भाषा का मतलब जो जनता बोलती है, जो जनता के लिखा हुआ समझ में आता है। ठीक है, इसलिए जन भाषा कहते हैं। तो भाई ये था सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। आज अपने सिर्फ रखा है गद्य खंड, और अब अपन नेक्स्ट क्लास में रखूंगा मैं आपके पद्य खंड। जितने पद्य में जितने 5-6 चैप्टर जो भी साथ हैं, कंप्लीट इन वन शॉट रहेगा। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने खूब प्रयास किया है, आपके आई थिंक हेल्प हुई होगी। आप भी चाहें तो इनमें थोड़ी बहुत ट्रिक में और आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने आपकी जितना हेल्प हो तो प्रयास किया, बाकी आप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, कैसे आपको लिखना है। एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है वरना मार्क्स कट जाएंगे, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये वो आज का सेशन है जहाँ से क्वेश्चन को आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए सेशन में, बात करेंगे पद्य खंड की। ठीक है, क्षितिज का भाग 2 रहेगा, लेकिन खंड पद्य रहेगा। ठीक है, ओके।